हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 3। लेट्स स्टार्ट इट, है ना। चलिए, सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन की डिग्री को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट देखिए, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, अगर इलेक्ट्रोलाइट मतलब पानी में जल्दी घुलता है तो वो पूरा घुल जाएगा, लेट घुलता है तो ऑब्वियस है भाई उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, है ना, आयनाइजेशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट किस लाइक डिजोल्व लाइक, ये रूल सबको पता है ना, कि सोलवेंट अगर उसके जैसा है तो ज्यादा घुलेगा, अगर सोलवेंट उसके अपोज है तो बहुत कम घुलेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जनरली सोल्यूट जो है वो सोलवेंट के अंदर ज्यादा घुल जाता है जनरली, बट नॉट फॉर ऑल। हमेशा ऐसा नहीं होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक उसके बेस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बेस पर देखा जाता है। तो जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जैसे पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है, नमक जल्दी घुल जाता है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, डिक्रीज करने पर ज्यादा घुलेंगे, बट एक हद तक डिक्रीज पे घुलेंगे। जब वो सॉलिड हो जाएगा अगर सोलवेंट, तो फिर वो डिक्रीज पे क्या घुलेंगे, है ना। तो मतलब एक लिमिट में डिक्रीज पर कई बार ज्यादा चीजें घुलती हैं टेम्परेचर के डिक्रीज पर। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर हर चीज ज्यादा अमाउंट में घुल जाएगी। मतलब आप एक अकेला मोलिक्यूल डाल दीजिए, किसमें, एक गिलास पानी में, एक अकेला मोलिक्यूल, है ना, वो घुल गया मान लो। अब मैं उसी को 1 लीटर, फिर 1000 लीटर, फिर 10,000 लीटर, फिर 1 लाख लीटर, फिर 1 करोड़ लीटर में अगर एक मोलिक्यूल डाल दूं और वो डिसोशिएट हो जाए, तो उन दोनों के मिलने के अब चांसेस खत्म है। यानी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाता है, अल्फा की वैल्यू 101 आ जाती है ना। तो इस वजह से डाइल्यूशन से भी ऐसा हो जाता है। और डाइल्यूशन से 100%ली क्या होगा, आयनेशन की जो डिग्री है वो इंक्रीज होगी, है ना, ये ऑलवेज इंक्रीज होती है। प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट, दूसरे सोल्यूट से भी फर्क पड़ता है, जिसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट जनरल है, ये आपको इतना ही याद करना। आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, जनरली एट इन्फिनिटी। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ अल्फा की वैल्यूज 1 होती है। यस, पिछले सेशन में ये हमने किया था। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है ना ये। यस, एवरीवन हैज क्लियर दिस, कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जब डाइल्यूट करते हैं तो वो टूट जाएगा, टूटने के बाद उसके मिलने की संभावना नहीं रहेगी, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 100, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 100% हो जाएगा डिसोसिएशन। यस, क्लियर है बेटा ये सबको। यस और नॉट, साक्षी, अनुष्का, अंजलि। यस सर। ओके, मैंने अभी ज्वाइन किया, एक बार पीछे का रिपीट कर दोगे। जस्ट कि फैक्टर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो जल्दी घुलेगा या लेट घुलेगा, वो डिसोशिएट कितना होगा। नेचर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का नेचर लाइक डिजोल्व लाइक के हिसाब से सोलवेंट का नेचर भी डिपेंड करता है कि वो उसे डिसोशिएट कंप्लीट करेगा, हाफ करेगा, कितना करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जनरली क्या होता है, डिसोल्यूशन बढ़ता है जनरली, पर कभी कभी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर भी ऐसा होता है कुछ सोलवेंट के मामले में, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट दिखाता है, बट जनरली इंक्रीज होता है डिसोल्यूशन, है ना, आयनाइजेशन भी बढ़ेगा। और डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, हम ऑलरेडी जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट, अदर सोल्यूट से मतलब है कॉमन आयन इफेक्ट, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही है। ये था बस, इसके अलावा नथिंग, फर्स्ट स्लाइड थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, डाइल्यूशन से क्या होता है, अभी अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, उनके मिलने के चांसेस, टूट तो गया वो, लेकिन वो इतना बड़ा है उसका साइज कि वो आयन वापस आपस में एक दूसरे के साथ मिलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तक उसका कोई था ही नहीं है, समुद्र से भी बड़ा हो, है ना। फिर कॉमन आयन इफेक्ट की बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कॉमन आयन इफेक्ट, इसको डिटेल में लेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है। ये समझ लो, ये नया टॉपिक है एक्चुअल में आपके पास। देखो क्या है, मान लो मेरे पास पानी है, इसके अंदर मैंने NaCl को डिजोल्व कर रखा है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है पानी के अंदर घुल गया, जितना घुलना था घुल गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सैचुरेटेड, यस, पता है किसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर फिक्स रखिएगा, जितना घुलना हो, कोई सब्सटेंस जितना घुलना चाहिए वो उतना घुल जाए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस गाइस, पता है सबको सैचुरेटेड हमने पहले किया हुआ है शायद, एक बार इसकी डेफिनेशन आई थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। याद आया, समझ आया, यस और नोट? हाँ बेटा, किसी को समझ आया ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? यस गाइस, आंसर मी, ये सबको समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। रिपीट करता हूँ, ठीक है बेटा। ओके, देखिए क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो कि 1 लीटर 1 लीटर वाटर है आपके पास में, और मान लेते हैं हम कि 300 ग्राम आपके पास में क्या है, NaCl है। इससे ज्यादा नहीं घुल सकता 1 लीटर पानी में, है ना? एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा थोड़ा घोल लोगे, ठीक है? तो ये पानी में मान लो कि नमक जो है वो 1 लीटर में 300 ग्राम डिजोल्व हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको बदलेंगे नहीं आप। टेम्परेचर को बदल दोगे तो डिसोल्यूशन और ज्यादा हो जाएगा, नहीं गर्म पानी में नमक और ज्यादा घुलेगा। लेकिन अभी के लिए हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर मान के चलो कि पानी में नमक जो है 300 ग्राम तक घुल जाता है, ठीक है? अप्रोक्सीमेट इतना ही इसकी वैल्यू होती है, 300 330 ग्राम के आसपास, जो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतना ही होता है कि 1 लीटर में इतना घुल सकता है रूम टेम्परेचर पर, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। तो इसको बोलते हैं हम, व्हाट इज दैट, ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना घुलना था उतना घुल गया। तो 300 ग्राम अगर घुल सकता है तो 300 घोल दिया। अब 300 से ज्यादा अगर आप नमक इसमें डिसोल्व करोगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, याद है? अभी तो ये 100% डिसोसिएटेड है, क्लियर है कि ये पूरा का पूरा 100, अल्फा की वैल्यू 1 है, 100% डिसोसिएटेड है। लेकिन जैसे ही आप 300 ग्राम से ज्यादा इसको डिसोल्व करते हो, ठीक है, तो वो नमक नीचे बैठ जाएगा। अब नीचे वाला नमक तो ऊपर घुल रहा है, ठीक है, वो तो दो हिस्सों में टूट रहा है, और ऊपर वाला नमक नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। यस, ये समझ में आया? यस सर। तो इस यस। तरह, ओके, तो इस तरह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा जितना घुलना था। हालांकि इसकी अल्फा की वैल्यू 1 है, यानी ये 100% आयोनाइज हो जाता है NaCl, पर क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा डाल दिया, तो अब भाई नीचे भी बैठेगा और ऊपर भी जाएगा, तो ये इसके इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अब बात आती है कि अगर मैं ये ना डाल के नमक और ना डालूं, ठीक है, मैं यहाँ से नमक को क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, ये लो नमक यहाँ से खत्म हो गया। इसकी बजाय इसी सॉल्यूशन में मैं नमक की जगह पर अगर NaCl की जगह पर, NaCl के साथ जगह पर नहीं, HCl डाल दूं, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl, मैंने HCl डाल दिया, तो देखो NaCl 300 ग्राम था, ठीक है, NaCl 300 ग्राम है। अब Cl नेगेटिव का अमाउंट क्या है, वो जो 300 ग्राम में जितना भी Cl आता है, उससे Cl नेगेटिव का अमाउंट क्या है, वो बढ़ गया। सी क्लोरीन बढ़ गया ना, क्लोरीन बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो सोडियम के साथ अब चिपक जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्लोरीन ज्यादा नहीं हो सकता, उस वो 300 ग्राम में जितना क्लोरीन आता है उतना ही घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यस, क्लियर है बेटा ये? तो क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, और वो क्या होगा, यानी कि सोडियम और NaCl, यानी NaCl इसी सॉल्यूशन में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जितना हमने क्लोरीन डाला है वो उतने ही सोडियम के साथ रिएक्शन करके नीचे बैठ जाएगा। यस, क्लियर हुआ ये? यस सर। ये समझ में आया? मतलब हमने कॉमन आयन डाल दिया। कॉमन आयन यहां से अब आपको समझ में आएगा कि हमने कॉमन आयन डाल दिया, जो दोनों में से कोई एक, कोई भी एक, चाहे Na पॉजिटिव डाल दो, आप NaOH डाल दो HCl की जगह पर, अगर आप NaOH डाल देते हो, NaOH, ठीक है, तो इसमें क्या है, Na पॉजिटिव कॉमन है, तो Na पॉजिटिव Cl के साथ में जुड़ जाएगा और नीचे बढ़ जाएगा, क्योंकि NaCl एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। इसके अंदर दोनों में से किसी एक आयन को अगर आप ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, यानी कि वो क्या होगा, वो अपने आप ही डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा और वो नीचे बैठ जाएगा। यस बेटा, क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर क्लोरीन जो है, मैं इसको लिख देता हूँ, क्लोरीन ये कॉमन आयन है, दोनों के बीच में कॉमन है ना, दो अलग अलग मैंने सोल्यूट डाले, दोनों के अंदर कॉमन है क्लोरीन, तो इसी को बोलते हैं कॉमन आयन, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन आयन क्या करता है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर से भी सोल्यूट को नीचे बिठाना शुरू कर देता
इट इज डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की डिग्री को डिक्रीज करता है ये, डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है जनरली, ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया था वैसे, पर वो उसमें भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉमन आयन इज एडेड, अब ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, when a strong electrolyte with common ion is added, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने HCl डाला, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कोई और ले सकते हैं, NaCl की जगह पर कुछ और ले लो, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है वो, इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब इसको डाला जाता है। तो इसका एग्जांपल अगर हम करेक्ट करना चाहें तो कैसे करें भाई, चलिए ये एग्जांपल यहाँ पर मैं ना, इसको याद ऐसे मत रखिएगा, ठीक है। मान लो हमारे पास CH3 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये आयन हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जितना बनना था मतलब सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड को छोड़ो, ये हमने सॉल्यूशन डाल रखा है तो वैसे भी कम डिसोशिएट होता है ऑब्वियस है, तो सैचुरेटेड की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर मैंने डाल दिया H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये कॉमन है, H पॉजिटिव यहाँ पर कॉमन आयन है, ये कॉमन आयन है। यस गाइस, एग्जांपल ये याद कीजिएगा, वो एग्जांपल सिंपल जरूर था लेकिन वो फिर आपके इससे मैच नहीं करेगा, है ना। तो ये कॉमन आयन है और इसकी वजह से क्या होने वाला है, CH3COH का डिसोसिएशन कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉमन आयन की सीधा डेफिनेशन दे हम तो कॉमन आयन क्या होता है, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, नीचे की तरफ एरो लगा रहा हूं, डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन, ठीक है, डिक्रीजेस, अब यहीं पर लिखे क्या, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको और शॉर्ट में लिखते हैं, क्या हो सकता है, अभी कुछ शॉर्ट फॉर्म नजर आ रही है इसकी, किसी को समझ में आ रही है क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर? यस बेटा, कोई बता सकता है, किसी को कॉमन आयन समझ में आया तो वो शॉर्ट फॉर्म भी बता सकता है कि इसको शॉर्ट में क्या लिखें। सर वो आयन जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट की वो डिक्रीज हो जाए। सोल्युबिलिटी कह सकते हैं लेकिन हम इसको बोलेंगे कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीज, है ना, आयोनाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन, इसका जो डिसोसिएशन है यानी अल्फा की वैल्यू, व्हेन अल्फा लिख सकते हैं, है ना, व्हेन अल्फा डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन, ये बेटर है। यस, समझ में आया, व्हेन अल्फा डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन, जब अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है कॉमन आयन की वजह से, ठीक है, उस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। यस क्लियर है, जब अल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो जाए कॉमन आयन की वजह से उस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, और वो जनरली किसमें होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आगे दे रखे हैं, ए बी, when a substance is present in a solution it may affect the dissolution of the another substance, this is due to the common ion effect, common चीज है ये, हम डिस्कस कर चुके हैं। the common ion effect describe the effect of the equilibrium, effect on the equilibrium that occur when a common ion contained in the solution is added to the solution, the common ion generally decrease the solubility of the solution solute, ठीक है, तो common ion decrease ही करेगा भाई, increase तो नहीं कर सकता, है ना, जनरली लिखा हुआ है तो मे भी कहीं ना कहीं वो उल्टा पुल्टा इफेक्ट भी डालता हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, लेकिन उसको स्टडी करने पर ही पता लगेगा, तो ये लाइन आपको याद रखना है। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा ये क्या है कॉमन आयन? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो कॉमन आयन के बारे में फिलहाल इतना ही था, कॉमन आयन को बाद में यूज करेंगे जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तब इसको कॉमन आयन को थोड़ा और बेटरली करेंगे। तो लेविस एसिड बेस हमारा ब्रोंस्टेड तक हो गया था, लेविस एसिड बेस पर हम पहुंच गए थे, है ना, लास्ट लेक्चर में। तो जो पीछे वाला लेक्चर था वो काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, और ये इस लेक्चर में सिर्फ कॉमन आयन की डेफिनेशन है और लेविस एसिड बेस है, दैट्स इट। और एक और चीज आएगी बढ़िया वाली, वो हम लास्ट में करेंगे, द स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीसीज, तो लेविस एसिड की डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेविस एसिड होता है, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो एक्सेप्ट करेगा, तो हमने बोरोन का एग्जांपल लिया था, Be
याद है BeF3 या BeCl3 कुछ भी लिखते हो, BH3, मैंने BH3 का एग्जांपल लिया था। बोरोन 3 वैलेंसी कंप्लीट करता है, एक इसका लास्ट में ऑर्बिटल खाली होता है, पता है सबको। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यस, ये ग्रुप सबको पता है यस सर, है ना। 13। हाँ, ये 13 ग्रुप है। इसके अंदर लास्ट शेल में बोरोन में क्या होता है, 2p। 2p का एक ऑर्बिटल XYZ कुछ भी लगा सकते हैं, 2px लगा लो, 2px खाली होता है। इसका 3px जो है वो वैकेंट होगा, इसका 4px जो है वो खाली होगा, इसका 5px जो है वो खाली होगा, और Tl का 6px जो है वो वैकेंट होने वाला है। तो इन सब का एक सभी में लास्ट वाला ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है वो वैकेंट होता है। एक ऑर्बिटल, p में 3 होते हैं, 2 ये बॉन्ड बना लेता है, एक ऑर्बिटल खाली होता है। दैट इज वाई पूरी की पूरी फैमिली जो है दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनका ऑक्टेट लास्ट शेल के अंदर कोई ना कोई ऑर्बिटल इनका खाली मिलेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, बोरोन का दे दिया, एल्यूमिनियम का दे दिया, ये तो सीधा समझ में आ जाएंगे। एल्यूमिनियम में 3px खाली होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो एल्यूमिनियम की, और 3 बॉन्ड बना के देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2s2, 2p6, 3s में 1, 3p y लगा लो, 3p z लगा लो, और 3px को खाली छोड़ देते हैं, है ना। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। यस गाइस, समझ में आया बेटा ये। यस सर। और 3 क्लोरीन मैंने जोड़ दिए, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल ये वाला खाली बच गया, 3px का ये वाला ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा इस ऑर्बिटल के अंदर क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एल्यूमिनियम पर नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो पूरा पेयर हो गया ना। तो एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक को गेन किया दूसरे को शेयर किया, तो पूरे पेयर को ही ऐसा कर सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक और अगर क्लोरीन में जोड़ दूं, उस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज था, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो Cl4 नेगेटिव, नेगेटिव एल्यूमिनियम पर आएगा, AlCl4 नेगेटिव, ये भी एग्जिस्ट करता है। यस, क्लियर हो गई ये बात। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से AlCl4 आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BeCl2, इसके पास में भी एक, इसके पास दो दो ऑर्बिटल खाली होते हैं, एक नहीं है। बेरिलियम, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हो, ऐसे की ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो और बाकी के 2 बॉन्ड बना दो, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन आपको खाली नजर आएंगे, ऑर्बिटल खाली नजर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। तो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है लेविस बेस में। दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। अब देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जांपल सिर्फ ऐसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज भी ऐसा करते हैं। जनरली P एंड B D ब्लॉक कैटायंस आर कंसीडर्ड एज लेविस एसिड। तो ये याद रख लेना, P वाले और D ब्लॉक वाले कैटायन पॉजिटिव आयंस, जैसे कि जिंक 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव, आयरन पर 3 पॉजिटिव, और CH3 पर 1 पॉजिटिव, ये सारे के सारे अब ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे न्यूट्रल, और एक शेयर कर लेंगे। तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकते हैं आसानी से, और इस तरह से ये भी सारे के सारे क्या हैं, लेविस एसिड है। यस बेटा, क्लियर है ये बात। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंटली एग्जांपल जरूर याद कीजिएगा। अगर ये याद हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये वाले भी कि ये क्यों है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। क्लियर है बेटा, यस सर। आगे बढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो लेविस बेस। अब लेविस बेस कौन से होते हैं, उल्टा होगा उसका, द स्पीसीज विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डोनेट करते हैं लेविस एसिड लेविस बेस। देखो 3 लाइनों में मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया था, तीनों लेविस एसिड लेविस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस, आर्नेस एसिड आर्नेस बेस। लेकिन यहाँ पर उसको डिटेल कर रहे हैं बस, लेकिन बात वही, मेन चीज वही रहने वाली। दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास लोन पेयर होता है। अमोनिया का हम एग्जांपल कर चुके हैं, है ना, लोन पेयर होता है। वाटर के पास में, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन ये डोनेट एक ही करेगा, दोनों नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी आप लोगों को पहले से पता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर लोन पेयर ना हो तो उसके अलावा नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं, ये भी लोन पेयर ही होता है। देखो OH नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, है ना, और एक बॉन्ड बना रखा है, तो एक और लोन पेयर इसके पास, अभी 3 लोन पेयर हैं। OH नेगेटिव का मतलब 3 लोन पेयर। यस, क्लियर है बेटा ये।
SH नेगेटिव, सल्फर के भी वैलेंसी 2 होती है और 2 लोन पेयर होते हैं, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है, ऑक्सीजन के नीचे, तो तीसरा लोन पेयर है इसके पास में भी, तभी ये SH पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों के दोनों आपको ऐसे याद रखना है कि इनके पास 3 लोन पेयर है, अभी एक लोन पेयर ये डोनेट कर देंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है दोनों। यस, क्लियर है? यस सर। और ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, इनको एक्सपेंड करके इनका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेविस एसिड, इनमें से लेविस एसिड कौन सा है? कैसे पता लगेगा आपको कि इनमें से लेविस एसिड कौन सा है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, तो जिंक तो सीधा नजर आ रहा होगा, जिंक तो सीधा नजर आ रहा है ना। सल्फर और सिलिकॉन के केस में कैसे पता लगेगा? तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये अब ध्यान से नोट कर लेना। सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर बताओ भी मेरे को, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता है किसी को? सर 14। 14. 14। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर 14 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 10 तो हो गए, 3s2, 3p कितना आएगा 2, और थर्ड शेल में 3d भी होता है, यस और नोट, ये पता होगा सबको। Yes, sir. यस सर। 2 में नहीं होता, थर्ड में। तो याद रखना, ये एक रूल है कि जब भी आप अगर किसी एटम ने अगर कोई शेल शुरू कर दी, जैसे इसने थर्ड शेल शुरू कर दी, तो इसमें थर्ड वाली सारी सब शेल आएंगी, सारी, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो। भले हम ये भी जानते हैं कि 3d भरने से पहले 4s भरता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो 3p के बाद में 4s लिखा जाता है, उसके बाद 3d की बारी आती है। बेशक 3d की बारी बाद में आती है, 4s की पहले आती है, बट भाई 3p और 3d यही पास होते हैं। कैसे? अब इस चीज को ध्यान से जो बता रहा हूं ना, वो चीज सुन लेना, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखते हैं, वो एक अलग मैटर है। मान लो ये एटम है, ये आ गया 1s, ये आ गया 2s, 3s, 3p, 3d, अब इसके बाद में 4s, 4s भाई आता तो बाद में ही है ना, ये न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस सेंटर, ठीक है। तो यहां से पास कौन है? 3d पहले होता है न्यूक्लियस के पास, बट इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से ये भरा पहले ये जाता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा, तो पहले इसमें आएगा, उसके बाद में इसमें आएगा। यस, ये समझ में आया? Yes, sir. तो ये दिमाग में बिठा लेना कि शेल तो वैसे ही होती है 1 2 3 4, थर्ड वाली पहले होगी। तो अगर थर्ड वाली पहले है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 3s या 3p का कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में पास आउट करना चाहता हूं, तो 4s में क्यों जाएगा? पहले 3p और 3d में जाएगा ना, उसके बाद ही 4s में जाएगा। क्लियर है? यानी जब एक्साइटेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो वो जो शेल नंबर है उसको ध्यान में रखना होता है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, तो लोअर एनर्जी वाला रूल फॉलो करेंगे, 4s पहले भरेंगे, 3d बाद में। तो थर्ड शेल कंप्लीट इकट्ठी आपको दिखानी है, सीधी सी बात यह। फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फोर्थ शेल को नहीं दिखाना, ठीक है। जब भी आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो ये जरूर लिखना है। बॉन्डिंग जब दिखाते हैं तब हमेशा ऐसा होता है। तो अब इसके अंदर देखो क्या होता है, सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे ना, तो 4 कैसे बनाएगा सिलिकॉन? सिलिकॉन की एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? देखो, अंदर वाली शेल किसी काम की नहीं है, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है वही काम आती है। तो ये इनर शेल है, 1s2, 2s2, 2p6, ये सेकंड शेल और फर्स्ट शेल। लास्ट शेल कौन सी है? थर्ड शेल। थर्ड शेल ही आउटर शेल है, तो वही उसी को एक्सपेंड करना है। 3s, 3px, 3py, 3pz। यस, क्लियर है ये बात? और साथ में हमने यहाँ पे 3d भी लिख दिया, 3d0, इसको एक्सपेंड नहीं किया, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप अपने हिसाब से चलो एक्सपेंड कर भी देते हैं इसे, ठीक है। मैं 3d के भी सारे ऑर्बिटल लिख देता हूँ, और कहाँ लिखें इसे, चलो इसको रब करके शुरू से लिखते हैं, ताकि एक ही लाइन में निपट जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, और यही आपको ऐसे ही याद करना है अपनी नोटबुक में, इसको अभी नोट कर लोगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो Si का एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2, 2s2 और 2p के अंदर 6, ये तो अंदर वाली शेल है, ये पार्टिसिपेट करती ही नहीं। फिर उसके बाद 3s आएगा, 3px, 3py, 3pz, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक, ये तीनों लिख दिए। फिर इसके बाद में 3d, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
3d(z²), ठीक है, ये 2 ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 3dxy, 3dyz, 3dzx। यस, क्लियर है। इन सब में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं टोटल, अभी भी 14 इलेक्ट्रॉन है, और 4 क्लोरीन इसके साथ जोड़ दी। यस, ये यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखानी होती है जब बॉन्डिंग दिखाते हैं। अब देखो इसका 3D सारा खाली पड़ा है, तो ये 3D में लोन पेयर ले सकता है ना, एक और क्लोरीन नेगेटिव आयन, अगर मान लो एक और यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव आयन हो, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली नेगेटिव आयन का मतलब तो नेगेटिव है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे और दूसरे वाला शेयर कर ले, ऐसे करके तो एक बॉन्ड ये बना सकता है। यस, बना सकता है या नहीं बना सकता? यस सर। कम से कम एक तो बॉन्ड बना ही सकता है, फिर सिलिकॉन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो दूसरा बॉन्ड बनाना इसके लिए क्लोरीन नेगेटिव को लेना मुश्किल हो जाएगा, हालांकि अपने पास ऑर्बिटल तो 5 पड़े हैं खाली, और थर्ड शेल के ही हैं सारे के सारे। तो अगर किसी ऑर्बिटल के पास में, अगर किसी एटम के पास थर्ड शेल या फोर्थ शेल या कोई भी हो जिसमें डी ऑर्बिटल खाली हो, तो वो एक नेगेटिव आयन, एक खुद पर नेगेटिव लेकर एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एटम यही कोशिश करता है कि उसकी सारी शेल भरी हो। थर्ड शेल अगर एटम की शुरू हो गई ना, तो वो कहेगा थर्ड एस भी भराओ, थर्ड पी भी भराओ, थर्ड डी भी भराओ, भले उसकी एनर्जी ज्यादा है कम है उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चाहता ऐसा है, और इस वजह से वो एक और इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और इस तरह से वो खुद पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो मान लो कि ये लेविस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक लोन पेयर इसके अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर इसके साथ क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यानी कि ये फोर्थ बॉन्ड जो है, ठीक है, ये फिफ्थ बॉन्ड है ना, फिफ्थ बॉन्ड बना लेगा ये। यस गाइस, और ऐसा कर सकता है, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। अगर ये हो ही ना, तो मतलब 2D होता, सिर्फ 2p के बाद, 2p के बाद मान लो कार्बन होता है CCl4, CCl4 में कार्बन के अंदर क्या होता है, 2s2p होता है ना, 2d तो होता ही नहीं है, 2d डजंट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कार्बन जो है अपने हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, सेकंड शेल में तो नहीं कर सकता, थर्ड में कर सकता है 3s। पर याद रखना, कोई भी एटम थर्ड शेल के अंदर, मतलब शेल को क्रॉस नहीं करेगा। अब मैं ये कह दूं कि मैंने आपको ये बता दिया कि सर आप ये कह रहे हो 3D खाली पड़ा है, 4s भी खाली पड़ा है सर, इसका पड़ा है ना, 4s खाली है, 4d खाली है, 4p खाली है, 5s सारे खाली है आगे वाले तो। लेकिन मैंने कहा कि जो शेल शुरू हो जाती है ना, उस शेल का ही ऑर्बिटल जो है वो ऐसा कर सकता है, उससे नेक्स्ट वाला नहीं। तो अगर मान लो थर्ड शेल शुरू होगी तो 3s 3p और 3d सारे एग्जिस्ट करेंगे, फोर्थ शेल शुरू होगी तो 4s 4p 4d और 4f, ये सभी शेल एग्जिस्ट करेंगी। याद रख लेना, भले ही 4s में एक इलेक्ट्रॉन हो, बाकी की सारी खाली है, तो इनको दिखाना पड़ेगा हमें। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात सबको? यस बेटा। तो इस हिसाब से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर सकता है, दैट इज व्हाई ये लेविस एसिड का काम करेगा सेम। तो भाई ये एक चीज मैंने समझा दी है, तो ये लेविस एसिड है डेफिनेटली। सल्फर भी ऐसा करता है, सल्फर में भी डी ऑर्बिटल होता है, दैट इज व्हाई। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेना, तो ये गलत ऑप्शन है। यस गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। लेविस एसिड पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता तो लग गया, सिर्फ एक लाइन पढ़ने से आंसर नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा डेप्थ में है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही दे रखा है, ABC राइट ऑप्शंस हैं, कैसे हैं वही चीज समझा रखी है, यू कैन रीड इन योर नोट्स, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2PO4 डज नॉट एक्ट एज एन एसिड। ये है, ये एसिड की तरह एक्ट नहीं करता, जब ये H पॉजिटिव आयन छोड़ेगा तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो देखो भाई, कहां पर ये एसिड की तरह H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, देखो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, H3PO4 वाटर H3 और ये H2PO4 1 नेगेटिव बन रहा है, क्या ये H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है क्या? यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, खत्म। तो ये सही ऑप्शन है या नहीं, डज नॉट एक्ट एज एन एसिड, यहाँ ये एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। यस बेटा, समझ में आया? यस सर। यस सर। नोट एन एसिड, यहाँ पर ये एसिड नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, H2PO4 दिया हुआ है और इसने क्या किया, HPO4 2 नेगेटिव बन गया, H2PO4 से H
PO4 2 नेगेटिव बन गया, मतलब एक H डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये एसिड है, तो ये गलत आंसर है ना। डज नॉट एक्ट एज एन एसिड, तो यहाँ तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या कर रहा है वो, H2PO4 क्या कर रहा है, एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, और H3PO4 बन गया, सर यहाँ भी डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है, यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, डोनेट कैसे कर रहा है, यस सर, H2 से H3 हो गया तो एक्सेप्ट किया। डज नॉट एक्ट एज एन एसिड, यहाँ एसिड तो नहीं है, ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेस, है ना, तो यहाँ तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये भी सही आंसर है। ऑल ऑफ द अब ए में भी तो एसिड हो रहा है, मतलब वो लूज कर रहा है ना, एक H प्लस तो एसिड हुआ ना। किसने लूज किया बेटा, जल्दी सी बताओ मुझे, ए में किसने लूज किया, सोचो। H3PO4 ने किया। यस सर। H2PO4 ने किया, हम बात कर रहे हैं H2PO4 नेगेटिव आयन की, वो तो नहीं कर रहा डोनेट, वो बना उसमें, समझ गए, उसने कुछ नहीं किया, वो बन गया बेचारा। यस, क्लियर है। यस सर, मुझे लगा H3PO4। हाँ, ध्यान दे लेना उस पे जरूर अच्छे से, तो वो सिर्फ बना है उसमें, तो बनने के बाद करता वो कुछ भी नहीं रहा, तो वहां एक एसिड की तरह काम नहीं कर रहा वो, इट इज नॉट वर्किंग एज एन एसिड। बी में के अंदर एसिड की तरह काम किया उसने H छोड़ दिया, है ना, तो बी वाला तो ऑप्शन सही नहीं है, ए वाला ऑप्शन सही था और सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो, एसिड की तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है, बल्कि बेस की तरह काम कर रहे हैं यहाँ तो। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए और सी देखो, ए और सी करेक्ट ऑप्शन है, बाकी गलत है, ठीक है, सेम रीजंस आर देयर, तो आप समझ सकते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऑल द ब्रोंस्टेड बेसिस आर लेविस बेसिस, अब ये बताओ ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, प्लस आयन जो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, जो एक्सेप्ट करते हैं वो H पॉजिटिव आयन, वो ब्रोंस्टेड बेस होता है, बिल्कुल सही है, तो या हमने ब्रोंस्टेड लिख दिया, ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ऑल्सो लेविस बेस, लेविस बेस क्या होता है सर, जो लोन पेयर वो डोनेट करते हैं। लोन पेयर डोनेट करते हैं। लोन पेयर डोनेट करते हैं ना, यही है, तो ये होते हैं बेस, लेविस बेस जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला, H पॉजिटिव आयन जो एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, सर जो एक H को दे दे फिर एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अमोनिया क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, इसका मतलब अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस सर। तो जो एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव आयन, डेफिनेटली H पॉजिटिव आयन तभी एक्सेप्ट कर सकता है ना जब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और फिर एक दूसरा शेयर करे, तभी वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ब्रोंस्टेड बेस और लेविस बेस दोनों सेम होते हैं। यस, ऑल द ब्रोंस्टेड बेस एंड लेविस बेस आर सेम। समझ में आई ये बात? यस सर। ध्यान से अब इस लाइन को याद भी रखना, और जो मैंने समझाया उसके हिसाब से, अगर एग्जाम्पल याद है ना तो आंसर आ जाएगा, अगर एग्जाम्पल याद नहीं है ना तो आंसर समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना, यानी कॉन्सेप्ट वही है, मैंने 3 लाइनें जो पहले लिखवाई थी, ऑल ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड। अब इस लाइन को चेक करते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड और लेविस एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव आयन डोनर कर दे, और लेविस एसिड क्या होता है भाई, सर लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला। एक्सेप्ट कौन करता है लोन पेयर को, H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। यस सर। है ना, यहाँ H पॉजिटिव आयन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है, तो H पॉजिटिव आयन को हम लेविस एसिड मान सकते हैं। यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है जो, ठीक है, तो कौन डोनेट कर सकता है H पॉजिटिव आयन, HCl H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, लेविस, और ये ब्रोंस्टेड बेस है। इज दिस, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ब्रोंस्टेड एसिड, सॉरी, ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला होता है, और लेविस एसिड जो होता है लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो लोन पेयर एक्सेप्ट लेविस एसिड के अंदर वैसे तो BH3 भी आता है, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है। सोचो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, मैं भी हो गया, रुको ध्यान से सोचने दो मेरे को। कंफ्यूजन हो रही, एग्जांपल्स नहीं समझ में आ रहे। हाँ, बताता हूँ दोबारा से, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड, पहले तो ब्रोंस्टेड एसिड लिखते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है,
एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल बताओ इसका कौन सा। HCl लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। लेविस एसिड लिखते हैं। लेविस एसिड क्या होता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट करने वाला, है ना, एक्सेप्ट सर। करने वाला। BF3। BH3 को एग्जाम्पल कर सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल बताओ जो सर लोन पेयर को। BF3। BF3। हाँ वो भी ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल भी बताओ जो दोनों में कॉमन हो। वैसा एग्जाम्पल भी बताइए जो दोनों के अंदर कॉमन हो। माइंड में आया कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो दोनों में कॉमन हो? यस, हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल जो दोनों में कॉमन हो। ढूंढो जरा, दिमाग लगाओ। दोनों में कॉमन एग्जाम्पल कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। H पॉजिटिव आयन लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? अगर हम ये कहें H पॉजिटिव डोनेट करना और लोन पेयर को एक्सेप्ट करना, दोनों एक जैसी सी बातें नहीं है। यानी सारे ब्रोंस्टेड एसिड लेविस एसिड नहीं हो सकते हैं। नोट लेविस एसिड नहीं होते हैं। अगर नहीं होते तो ये सही है, और अगर होते हैं तो ये गलत है। तो अब चलो, अब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। H पॉजिटिव आयन लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर सकता लोन है। लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसका मतलब मैं इसे लेविस एसिड कह सकता हूं। यस सर। तो ये लेविस एसिड है। H पॉजिटिव आयन लेविस एसिड है। और HCl ब्रोंस्टेड एसिड क्या कहता है? जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। तो H पॉजिटिव आयन क्या है? यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड भी है और लेविस एसिड भी है, दोनों है। और ये कह रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। दैट इज द रोंग डाटा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ये अच्छे से एग्जाम्पल को लिखना है, फिर उसके हिसाब का सुटेबल एग्जाम्पल जो दोनों में कॉमन हो सके वो सोचना है, और फिर देखना है कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ऐसे ही इसको बोलते हैं। सिर्फ 3 लाइनें याद करने से कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला था ये मोटी मोटी चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर होएगा। मोस्ट कैटायन आर एसिड, मोस्ट एनायन आर बेस। अब ये बताओ जरा मुझे, कैटायन एसिड होते हैं सारे? सर मेटल वाले तो होते हैं। हाँ, सारे कैटायन जो हैं वो क्या करते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। लोन पेयर यस। एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? एसिड होता है मोस्ट ऑफ द कैटायन। और उल्टा इसका एनायन, क्लोरीन नेगेटिव, ये क्या होगा? ये बेस होगा, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। यस, यस क्लियर सर। है? तो इसका सही। मतलब हाँ, ये सी इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लेग कह सकते हैं सी जो है वो सही है। सही है। और वो देखो, बी वाला नोट लिखा था, मतलब ये भी ब्रोंस्टेड बेस लेविस बेस होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड लेविस एसिड होते हैं। अब ये दोनों चीजें याद रख लेना कि ब्रोंस्टेड वाला और लेविस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिट्टो सेम है, अंदर से दोनों एक ही चीज है। हालांकि हमने एग्जांपल अलग किए है ना। आगे देखिए, ऑल द ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो आर्नियस बेसिस। क्या कह रहे हो बेटा? सर जो H+ डोनेट करते हैं तो मतलब H+ खुद भी फिर उस हिसाब से वो हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। हाँ, वो H+ खुद एसिड ही है ना, डोनेट कर रहा, तो वही एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता, तो हम उसको वही लेते हैं कि H+ जो डोनेट कर रहा है H+ वो ही एसिड है। H+ ही एसिड है एक्चुअल में। ओके सर। ठीक है। ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो आर्नियस बेस। अब ये बताओ, ऑल ब्रोंस्टेड बेस कौन सा होता है? जो H पॉजिटिव आयन सर एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करते हैं। है ना। और आर्नियस बेस क्या होता है? OH सर नेगेटिव आयन डोनेट नेगेटिव करने वाला। करते हैं। डोनेट करे OH नेगेटिव आयन, तो ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव, दोनों के अंदर। ये तो सही नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर होना चाहिए। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ए और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट्स इट। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेविस एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये भी एक बड़ी सिरदर्दी होती है। लेविस एसिड कौन सा होता है भाई? टोटल नंबर ऑफ लेविस एसिड। हम ट्राई करें क्वेश्चन। हाँ करो, आप लोग ट्राई करो, बिल्कुल कर सकते हो। बताओ जरा मुझे क्या होगा आंसर।
आया कुछ? सर इसमें तो एक एक करके देखना पड़ेगा ना सारे। हाँ, सभी को देखना पड़ेगा। यस, यही तो कह रहा हूँ। सॉल्व कर रहा हूँ मैं। H पॉजिटिव, चलो H पॉजिटिव पहले देखते हैं। H पॉजिटिव क्या है बताइए जरा। लेविस एसिड क्या होता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला। ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, यस। तो ये हो गया लेविस एसिड। ठीक है। FeCl3 देखो, FeCl3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखनी पड़ेगी भाई। Fe3 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? आयरन होता है 26 एटॉमिक नंबर, 3 हटा दिए तो कितना बना? 23। 3 पॉजिटिव है ना, तो 23 की एटॉमिक वो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d के अंदर कितने आएंगे? 3। ऐसा ही होता है। यस सर। ठीक है, 3 पॉजिटिव है तो क्या ये लोन पेयर ले सकता है क्या? आयरन 3 क्लोरीन हट जाएंगे सॉल्यूशन में, ऑब्वियस सी बात है। 3 पॉजिटिव, वैसे भी 3 पॉजिटिव लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में भी एक एक लगा लो तो बाकी के 2 में आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट भी कह सकते हैं। खैर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बिना भी हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब आगे देखो, Fe3+ क्यों लिया है? सॉल्यूशन में ये Fe3 पॉजिटिव ही बनेगा बेटा। 3 क्लोरीन हट जाएंगे, साल्ट होता है ये। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा या याद रखना पड़ेगा कि दिस इज साल्ट, सो डेफिनेटली यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस और अंडरस्टैंड दिस, जैसे भी आप करना चाहो। अगला देखते हैं, देखो इसमें क्या है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो 3 CH3 लगे हुए हैं इसमें। यस, ये समझ में आ रहा है इसका स्ट्रक्चर। एक लोन पेयर होता है, यस सर। तो ये लोन पेयर डोनेट तो कर सकता है, किसी का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नो सर। तो फिर ये गलत ऑप्शन है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। फ्लोरीन नेगेटिव, एफ नेगेटिव पहले ही नेगेटिव, एफ ही नहीं है, एफ नेगेटिव पहले से नेगेटिव है, तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, है ना? नो सर। ये भी गलत है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है। अब ये तो बता दो, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो। BeCl2, ये मैंने ये एग्जांपल आया था। BeCl2, इसका ये भी करेगा। ऑर्बिटल खाली होता है ना, ये करेगा, है ना? जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका ऑर्बिटल खाली होता है। ये साल्ट नहीं है, वो ऊपर वाला साल्ट था, तो ये इसको साल्ट नहीं मानेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, BF3, ये बोरोन पूरी फैमिली, बोरोन, यस। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अगर उनकी वैलेंसी 3 है तो डेफिनेटली पूरी की पूरी फैमिली क्या है? वो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है, तो ये तो क्लियर है, तो ये भी करेगा। तो BF3 ये भी करेगा। दैट्स इट। यस बेटा, क्लियर है? यस सर, 4 हो गए टोटल। है ना? तो बस 4 हो गए। चलिए, तो यहाँ देखिए, H पॉजिटिव आयन करेगा, FeCl3 करेगा, BeCl2 करेगा, BF3 करेगा, ऑल आर लेविस एसिड। बस क्लियर है? आगे यस। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रोंस्टेड बेस, ये क्वेश्चन अब आप लोग मेरे को बताओगे। इस रिएक्शन में ब्रोंस्टेड बेस क्या है? तो ब्रोंस्टेड बेस पहले बताओ मेरे को क्या होता है? जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। जो H पॉजिटिव आयन ACCEPT एक्सेप्ट करे, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो देखो कौन H पॉजिटिव आयन ले रहा है, मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। HC2H O4 नेगेटिव है, ये H यहां आ गया, ये है यहां पर, देखो इसने H छोड़ दिया, लिया नहीं है, छोड़ दिया। यस और नोट गाइस, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, सी वाला होगा आंसर। क्या होगा? सी वाला। सी वाला? नो सर, डी वाला होगा। डी, PO4। डी वाला। PO4 3 नेगेटिव, ये रहा रिएक्शन में PO4 3 नेगेटिव, तो क्या इसने H ले इसको लिया? रिएक्टेंट में लेंगे ना। हाँ, रिएक्टेंट में इसने ले लिया। हाँ बेटा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट देखेंगे ना, यहाँ था ये, यहाँ से ये यहाँ ले लेगा, तो मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है और इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये दिख भी रहा है। ऐसा पढ़ेंगे ना, ये एक्सेप्ट कर रहा है और इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये दिख रहा है। ऐसा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि किया कि नहीं किया। तो यानी कि ये कर रहा है, बिल्कुल सही है, डी।
और सर C2O4 भी करेगा क्योंकि रिवर्स भी हो रही है रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम है ना। हाँ C2O4 है तो डेफिनेट अब C2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये भी करेगा, C2O4 भी ऐसा कर रहा है। चलो ठीक है, HC2O4 ये तो डोनेट कर रहा है, ये नहीं करेगा, है ना। और एक्सेप्ट करेगा तो C2O4 करेगा, बिल्कुल सही है। और PO4 डोनेट कर रहा है, नहीं करेगा, और डोनेट एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से उल्टा ये डोनेट करेगा। ठीक है, दोनों स्पीसीज करेंगे, बस बात खत्म। यस, क्लियर है भाई सबको, यस सर। है ना, बस इतना ही है। तो देखें आप लोगों ने सही आंसर किया क्या? ब्रो, अरे इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे क्या? यही है, species which can accept H positive and hence B is the hence, ठीक है। considering A it is donating H positive and so it will Bronsted। A हमने लिया था, A, यस A है, हमने तो A को नहीं लिया भाई। सर उसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है ए आंसर इनकोरेक्ट, पे। अच्छा हाँ इनकोरेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए। तो A इनकोरेक्ट है सिंपली, तो हम इसको लिखेंगे, ये रहा इनकोरेक्ट, इसको अंडरलाइन करते हैं ना। ये A इनकोरेक्ट है, ऑप्शन A इनकोरेक्ट, गलत। अगला ऑप्शन बी क्या है, सही है कि गलत है? ये करेक्ट, हमारा भी सर करेक्ट था, करेक्ट। यस, हमारा भी करेक्ट हमारा था, बी ठीक है। और डी करेक्ट था, इसमें भी बी और डी करेक्ट है, ए और सी इनकरेक्ट है, सही सी था हमारा आंसर। इनकरेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ठीक है। डी, अब इसमें क्या लिखा है, ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, दैट्स इट, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अब, अगला क्वेश्चन देखिए फिर। आइडेंटिफाइड द एसिड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है भाई? H पॉजिटिव डोनेट करने वाला और H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने वाला एसिड, और डोनेट करने वाला एसिड और एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एसिड को आइडेंटिफाई करना है, ABCD, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और रिएक्शन दी हुई है। सोचो जरा, पहली रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, यस तो सर, फिर ये तो एसिड। ये ये सही। एसिड है, सही ऑप्शन है। एसिड और बेस दोनों वो करने हैं, ठीक है। और वाटर क्या कर रहा है? H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, यस। ये सर वाटर, 2OH बना रहा है उधर जाके ये भी 2OH। सही है, तो ये भी सही है ना। दूसरा ऑप्शन देखो, O नेगेटिव आयन, H3OH भी कर रहा है डोनेट H प्लस। यस CH3OH H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है, ठीक है। तो देखो हम इसको लगाते हैं, ये एसिड है, ये लगाते हैं ये बेस है, ये लगाते हैं ये एसिड है, और लास्ट वाला H नेगेटिव कहाँ पे है? H नेगेटिव भाई तो है ही नहीं, है, ये रहा। डी वाले में। H नेगेटिव क्या कर रहा है? H2 बना रहा है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, यस और नॉट, ये बेस हो गया। तो ये डी। बेस हो गया, है ना, बस बात खत्म, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आंसर्स, सर यस सर, है ना। AHC। चलो ABC आर द करेक्ट आंसर, ABC करेक्ट आंसर है, डी भी करेक्ट आंसर हमारे अकॉर्डिंग। H नेगेटिव क्या कर रहा है भाई? H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है ना। सर एक बार आंसर शो करना। ये लो, उधर वाले, आगे वाले क्या, देखो ऑन द ABC, ए देख लिया ब्रोंस्टेड एसिड, तो यहाँ पर HXB, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। HF इज डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टिंग, सो ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन और वाटर के अंदर, वाटर इज डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन, O2 इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव आयन, सो वाटर इज ब्रोंस्टेड एसिड एंड O2 नेगेटिव इज ब्रोंस्टेड बेस। ये कौन सी रिएक्शन थी? सेकंड रिएक्शन में हमने कुछ देखा ही नहीं। सर हमने तो बेस क्या दिया H2O को, वो तो एसिड होता है ना, मतलब दोनों ही होता है, H वाटर तो एम्फोटेरिक होता है। नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं है क्वेश्चन, एम्फोटेरिक होता है। देखो हमने क्या किया है पता है, यहाँ ऑप्शन कुछ अलग था, लेवल कर पर है। देखो फर्स्ट के अंदर उसने क्या कहा, फर्स्ट रिएक्शन में वो कह रहा है HF और वाटर, F नेगेटिव और बोल रहा है HF डोनेट कर रहा है, बिल्कुल सही है, हमने यही देखा था। वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है, हमने यही देखा था, तो ये बेस हो गया ब्रोंस्टेड। सो HF इज ब्रोंस्टेड, वाटर इज ब्रोंस्टेड बेस, सही है, हमने सही किया, क्लियर है। तो यानी ये हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों, इसने सिर्फ इस एक रिएक्शन को वो किया और नीचे वाले ऑप्शन चेक नहीं किए हैं इसने, हमने ये ऑप्शन में लिख दिया ऐसे ही, ये आई थिंक गलत होगा। देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, O2 नेगेटिव और वाटर, अब इसने दूसरी को रिएक्शन उठाई। O2 नेगेटिव क्या कर रहा है? वाटर इज डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन, वाटर डोनेट कर रहा है, ठीक है। O2 नेगेटिव को, 2 ऑक्सीजन थी, एंड O2 या O2 नेगेटिव है या O है ये,
ये भी कुछ गड़बड़ है यहाँ। O2 नेगेटिव रुको, इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव आयन, ठीक है। OH 2 नेगेटिव था, 1 रह गया, ठीक है। ये 2 नेगेटिव ऊपर है भाई, ये वाला 2 ऊपर लगा हुआ है एक्चुअल में, 2 नेगेटिव, ठीक है। ये ऐसा है एक्सेप्टिंग, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वाटर इज ब्रोंस्टेड एसिड, O इज ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, अभी समझ में आ गया है ना। जैसे इसमें दिया नहीं है कि A B C के लिए कौन सा, तो फिर H2O तो दोनों में अलग अलग है, उसमें एसिड है और ऊपर वाले में बेस, तो फिर कैसे पता चलेगा? अरे बेटा हम सिर्फ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, वी आर जस्ट स्टडिंग द रिएक्शन नॉट द ऑप्शंस। मुझे लग रहा है ये नीचे वाला पार्ट गलत दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि इस पूरी रिएक्शन में, हर रिएक्शन में अलग अलग आपको चेक करना है कि ब्रोंस्टेड एसिड बेस का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन अब क्या कहता है। तीसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरी रिएक्शन देखिए। CH3 और OH H पॉजिटिव आयन और वाटर बनाएगा, तो देखो CH3 डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन, ये डोनेट कर रहा, बिल्कुल सही है। H नेगेटिव इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव आयन, सो CH3OH इज ब्रोंस्टेड एसिड एंड H नेगेटिव इज ब्रोंस्टेड बेस, तो ये भी सही है, हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो किसने दिया ही नहीं है, H नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड बेस, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब H नेगेटिव स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड बेस है, अब ये देखो H नेगेटिव क्या है, बेस है, हमने भी तो उसको बेस कहा था। अब वो क्या कह रहा है, identified acids in following reactions according to Bronsted-Lowry concept। एसिड को आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन पढ़ो अब जरा दोबारा। यस बेटा, समझ में आया? यस सर, एसिड सो CH3OH होगा ना? तो देखो क्या है, हाँ मैं वही बताता हूँ। देखो HF यानी फर्स्ट ऑप्शन में HF एसिड है, बिल्कुल सही है ना। सेकंड ऑप्शन में वाटर एसिड है, बिल्कुल सही है। यस सर। यस ये सर। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है। थर्ड ऑप्शन में CH3OH एसिड है, बिल्कुल सही है। यस सर। और फोर्थ ऑप्शन में H नेगेटिव आयन एसिड है क्या, वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो बेस यस। है ना। वो तो इसमें ऐसे कहानी है, समझ में आया? क्वेश्चन को बस घुमा दिया है और कुछ नहीं किया, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का और फिर आंसर देने का, ठीक है। क्लियर हो गया अभी, यस। है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट, अब ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से करना। न्यूट्रल सॉल्यूशंस, अब ये देखो, अगर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों में किसी सॉल्यूशन में बराबर होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात समझ में आई? यस सर। H पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो एसिडिक होता है, बड़ा आसान लगेगा आपको अभी ये। और H नेगेटिव, अगर OH नेगेटिव ज्यादा है तो बेस होता है, ठीक है। H पॉजिटिव कम है, OH नेगेटिव आयन ज्यादा है। ये क्लियर है? ये तो बहुत आसान सी चीज है ना। क्लियर है ना सबको? आगे बढ़ते हैं अब, जरा इसको याद रखना बस, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, तो यहां मैं आपको पीएच स्केल सीधा ही बता देता हूं। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर आपको पता है, कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है बताओगे जरा? सर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन 1, मतलब 1 लीटर। मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यही होती है मोलैरिटी। यस सर। तो मोल पर लीटर, और इसी मोलैरिटी को बोल देते हैं हम कंसंट्रेशन, यही कंसंट्रेशन होती है, यानी जनरली कंसंट्रेशन मोलैरिटी को ही कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर। अब सिंपल और साफ चीज बताता हूं, पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच। पीएच जो होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये खत्म हो गया, बस शुरू हुआ था खत्म हो गया। समझ में आया किसी को? यस सर। क्या समझ में आया? यानी कंसंट्रेशन ही निकालनी है, ये अब आपको क्लियर है कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, है ना। बस उस कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग कर दो तो पीएच क्या आ जाएगा, पीएच होता है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, बस ये बोल सकते हैं कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग होता है, दैट इज पीएच, ठीक है, बस इतना ही है। तो सोचो अगर H पॉजिटिव आयन की, अब इसमें ना थोड़ा गोल गोल घूमेंगे हम, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना इसको। ये नेगेटिव ने ना बहुत बड़ा कबाड़ा किया हमारे साथ एक्चुअल में, ठीक है। कैसे? कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होगी तो इसका मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है,
एसिडिक होगा वो। यस, यस सर। कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की ज्यादा है तो यानी मोल पर लीटर, यानी एक मोल में H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन, वो 1 लीटर में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो होता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा। लेकिन नेगेटिव लोग करेंगे, मतलब लोग तो जो भी करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव जब करेंगे तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी वो उसका यस उल्टा, सर, कम वैल्यू आती है। हाँ उसका उल्टा हो गया, मतलब पीएच जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना एसिडिक ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड। एसिडिक बेटा, नहीं नहीं नहीं, एसिडिक, एसिडिक कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। पीएच जितना नेगेटिव होगा, जितना कम होगा, एसिडिक उतना ज्यादा होगा। यस, गॉट दिस पॉइंट? यस सर। सर इसलिए HCl वगैरह स्टार्टिंग में आते हैं पीएच स्केल में, बट हाँ, तो उन वो स्टार्टिंग में आते हैं, 0 से 14 तक होते हैं HCl वगैरह, ठीक है, वो 0 से 7 तक के बीच में आते हैं एसिड, और 7 से 14 तक होते हैं वो बेस होते हैं। 7 जो है वो बीच में आता है पीएच, तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब पीएच जो है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ आपको, हम एक पेज ऐड करेंगे इसके अंदर, मोलैरिटी वाटर की, वाटर का पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू नहीं, ओनली केडब्ल्यू, केडब्ल्यू, केडब्ल्यू किया था आप लोगों ने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सर Ka/Kb। हाँ, के ए इंटू के बी था, लेकिन ये भी था, चलो वो भी लिख देता हूँ बेटा, आप वाली भी मान लेते हैं हम, के ए मल्टीप्लाई में के बी, ठीक है, यही था, मैंने सही लिखा? यस सर। ठीक है, तो अब आप जरा देखो, मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्या करना है इसमें। तो के डब्ल्यू जो होता है, के डब्ल्यू, उसको अगर मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लिखूं तो मुझे पता है कि 1 लीटर वाटर जो होता है, 1 लीटर वाटर, उसके अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं 10⁻⁷ मोल पर लीटर, 1 लीटर में, यानी उसकी कंसंट्रेशन मैंने लिख दी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन इन 1 लीटर वाटर वो होते हैं 10⁻⁷। यानी आपके पास में, ध्यान देना, अब मैं क्या बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको करना, आपके पास में 1 लीटर वाटर है, ठीक है, और आपको, आपने कैलकुलेट कर रखा है, साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया था भाई, इसके अंदर H पॉजिटिव आयन जो है वो है 10⁻⁷ मोल, ठीक है, 1 लीटर है तो लीटर पर मोल, वो तो मोलैरिटी अपने आप वही आएगी, मोलैरिटी भी सेम आएगी ना, इतना मोल पर लीटर, तो 1 ही लीटर में है ये। तो जितना H होता है, क्यों होता है ऐसा पता है? वाटर जो है, अब ये देखना, वाटर जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है, और ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर भी चलती है उधर भी चलती है। यस बेटा, ये बात समझ में आई? यस सर, ये हमने पहले भी पढ़ा था। हाँ पढ़ रखा है, लेकिन हल्का सा पढ़ा है, तो अब हम उसको डिटेल देंगे। तो ये ऐसे करता रहता है सारा दिन। तो अब अपने को ये निकालना था कि वाटर 1 लीटर में कितना H पॉजिटिव आयन होता है, तो 10⁻⁷ मतलब ये कह लो 0.0000007 ना, 001, ठीक है, वो 10⁻⁷ हो जाएगा, 1/1.00000, ये 7 जीरो होगी, तो ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 0 पॉइंट, तो हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं 0.0000001, ठीक है, 3 3 6 7, ठीक है, ऐसा ही होगा, क्लियर है? यस सर। इतना मोल होता है H पॉजिटिव आयन, इतना मोल 1 लीटर में, इतना मोल, ये तो बहुत कम है, क्लियर है? जितना H होता है, अब जरा रिएक्शन देखना, जरा रिएक्शन क्या करिए, जितना H होता है उतना ही OH होगा, यस और नॉट? यस सर। है ना, मैं इस रिएक्शन को यहां लिख देता हूं साथ में, बेटर रहेगा, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं ये स्लाइड ऐड करके और यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाएगी ये मैटर क्या चल रहा है, ठीक है। हम ये KW को बाद में निकालेंगे, पहले हम इसी को देखते हैं। तो ये, यानी मेरे पास यहाँ पर OH नेगेटिव आयन कितने आ गए, वो भी इक्वल आ गए 10⁻⁷ मोल, ठीक है भाई, ये सही है? यस सर। है ना, इसको मैं जरा साफ लिखता हूँ, अब कहाँ पर लिखें इसे, अरे गड़बड़ हो रही है, रुकिए, पार्टीशन कर लो सबसे पहले, तो उसके बाद में देखते हैं, पार्टीशन एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है, ये पार्टीशन हो गया। अब OH नेगेटिव भी उतना ही होगा, तो OH नेगेटिव को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, OH नेगेटिव वो भी होता है 10⁻⁷ मोल, ये भी इतना है, और ये वाटर जो है ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर, ठीक है भाई,
क्लियर है बेटा ये तो? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों इतने हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि KW निकालो बेटा, कैसे निकालोगे? तो ये Ka और Kb या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लिख सकते हो। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁷। OH नेगेटिव की कितनी है? 10⁻⁷। यस, सेम है सर दोनों की। सेम है ना, तो मल्टीप्लाई सेम से होएगा। 10⁻⁷ का स्क्वायर कर लो भले ही। तो ये देखो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो -14 लिख दूं। यस सर। तो KW की वैल्यू 10⁻⁷ है। अब जरा फॉर्मूला देखना, ये याद रहेगा। और ये KW की वैल्यू आई है 10⁻14, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रख लेना, इतने मोल पर लीटर में, 1 लीटर में इतने मोल होते हैं। ये वाला डाटा साइड वाला याद रखना। अब देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 10⁻14 इक्वल होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। यस, लिख सकता हूँ। यस सर। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10⁻14 जो होता है वो Ka मल्टीप्लाई में Kb होता है। लिख सकता हूँ? यस। यस सर। तो इसका मतलब ये हमारे पास अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के बाहर आ रहा है। ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने Ka और Kb लिखा था और ये दोनों फॉर्मूला पिछले सेशन में याद किए थे। अब इससे हमने एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया, K और Kb की मल्टीप्लाई हमेशा 10⁻14 होती है। सेम सॉल्यूशन के लिए है ये, अलग अलग नहीं है कि आप यूं सोचो वो अलग अलग, एक अलग ले लिया दूसरा अलग ले लिया, ऐसा नहीं। तो इसके ऊपर अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। यस बेटा, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ये डाटा इंपॉर्टेंट था, तो यहां से हमने ये कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो पीएच से यहाँ पर ये 10⁻14 आ गया। अब देखो वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच कितना होता है? 7। यस सर। तो देखो पीएच होता क्या है, चलो ये अब आपको पता है ना पीएच क्या होता है? नेगेटिव पावर लोग ऑफ हाइट। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, है ना। तो मैं यहाँ पीएच ऑफ वाटर निकाल रहा हूँ। वाटर का पीएच क्या निकलेगा? नेगेटिव लोग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। हमें पता है कितनी होती है, 10⁻7 -7 मोल पर लीटर। तो यही तो है मोल पर लीटर, 1 लीटर में इतना ही है। ये मैंने बता रखा आपको कंसंट्रेशन दी है, मोलैरिटी बता रखी है। तो अब मैं क्या करूं, ये जो पावर है ये उठ के आगे आ जाएगी ना। याद है लोग के कुछ रूल बताए थे शायद मैंने, या आपको बताया ही नहीं, है ना? आप लोगों को तो बताया ही नहीं, सच है ना, आप बता रहे थे एक दिन। चलो मैं दोबारा से उसको फिर भी आपको, आप एक रूल तो याद रख सकते हो। ये जो पावर होती है ना, ये -7 लोग के मल्टीप्लाई में आ जाती है। यानी लोग के मल्टीप्लाई में आ गई और ये लोग 10। यस, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो पावर को मैं आगे ले आया क्योंकि लोग का ये रूल है कि पावर जो होती है वो लोग से पहले लगा के उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पीएच ऑफ वाटर में क्या बना सकता हूं, सोचो जरा। प्लस का 7, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। ये भी याद रख लेना आप लोग 10 की वैल्यू क्या है? 1 होती है। यस बेटा, ये क्लियर हुआ? यस सर। तो इसका सीधा मतलब है कि अब आपको ये पता लग गया वाटर का पीएच 7 कैसे होता है। अब उन्होंने नेगेटिव क्यों लगाया, ये बात समझ में आई? साइंटिस्टों ने नेगेटिव क्यों लगाया, ये समझ में आया? तो मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाए, ताकि सारी वैल्यू पॉजिटिव में आए। कंसंट्रेशन बहुत कम थी, माइनस में पावर्स थी, इसलिए उन्होंने सारी वैल्यूज को पॉजिटिव में कहने। पीएच देखो, पीएच 7 है, ये कहना बहुत आसान लगता है। ये मैं ये कहूं, और जो H है कंसंट्रेशन है वो होती है 10⁻7, 10⁻⁻7। ये बताना भी फिर भी ठीक है। या फिर मैं ये बताऊं वाटर की कंसंट्रेशन होती है 0.70 के बाद 1, इतने मोल पर लीटर। वो बताना बार बार मुश्किल था, इसके वजह सीधा कह दो पीएच 7 होता है वाटर का, बस बात खत्म। इसलिए पीएच आया। क्लियर है? बट पीएच ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की कि वो माइनस में थी सारी पावर और ये प्लस में आता है। तो इसकी वैल्यू प्लस में जितनी कम होगी ना, इसकी वैल्यू कम होगी, तो क्या होगा? वो एसिडिक होगा। पीएच की वैल्यू कम लेकिन H पॉजिटिव आयन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उसमें। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब ये बात आपको यहां से क्लियर हो चुकी है। तो आगे देखते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल अब सीधी सी बात है, हम कर चुके हैं। द स्केल वाज इन्वेंटेड बाय सिंपली एंड सिंप्लीफाइड बाय सोरेनसन। राजा महाराजा का नाम रखता है सोरेन सेन, ऐसा कुछ है ना। इंडियन राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, सेन। ठीक है भाई, तो ये साइंटिस्ट है जिसने ढूंढा था। चलो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। पीएच इज द डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब देखो एक्टिविटी के चक्कर में मत पड़ना, मैंने कंसंट्रेशन बताया तो वही याद रखना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ
एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन की जगह कंसंट्रेशन मार्क कर लेना बस, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्टिविटी और कंसंट्रेशन एक ही बात होती है। यस, क्लियर है? यस सर। तो पीएच को सीधा लिख सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पीएच इक्वल नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो क्या कंसंट्रेशन और एक्टिविटी बराबर होती है डाइल्यूट सॉल्यूशंस में? कंसंट्रेशन एंड एक्टिविटी बराबर होते हैं, यहां तक याद करना बस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो इसलिए उसको कंसंट्रेशन ही कह सकते हैं हम। तो AH का मतलब वो एक्टिविटी कह रहा है, और ये H पॉजिटिव मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम नहीं देखेंगे, मैं इसको मार्क भी नहीं कर रहा हूँ, नीड नॉट टू डू दैट। नीचे वाला फॉर्मूला ऊपर मार्क कर चुका हूँ, ये वाला कर चुका हूँ, इसको नहीं देखेंगे, इसकी सिर्फ लाइन ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ये कभी यूज नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है, जब आएगा तो हम इसको बता देंगे थोड़ा बहुत। पीएच, अब देखो सी पॉइंट समझ में आ गया, बी पॉइंट में सिर्फ एक लाइन थी, अंडरलाइन कर दी। सी पॉइंट, पीएच स्केल वाज मार्क्ड फ्रॉम 1 to 14, 0 to 14 होता है पीएच स्केल, ये पता होगा। सेंट्रल पॉइंट 7 है एट 25 डिग्री। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेकिंग वाटर एज द सॉल्वेंट। तो पीएच, तो ये देखो विद सेंट्रल पॉइंट 7, सेंट्रल पॉइंट 7 एट 25 डिग्री, पानी का सेंट्रल पॉइंट ले आता है 7। यस बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अब मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहूंगा। ठीक है, 2 मिनट और मेरे को देना, और फिर हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बकवास होगा वैसे। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है बस, फिर खत्म करेंगे। ठीक है, यानी इस पेज के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मान लो पीछे वाला पेज लेते हैं, मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर रहा हूँ। अब आपको बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पीएच ऑफ वाटर कितना है? 7 है। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया। मान लो कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस पानी कर देता हूं। ये पॉइंट ना मैं बता देता हूं आप लोगों को, अच्छों को नहीं आता है। ठीक है, क्लियर कट बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स नहीं सिर्फ टीचर्स को भी, बहुत से टीचर भी इसको लैक करते हैं। बहुत सिंपल करके बताऊंगा, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना इसमें। 100 डिग्री सेल्सियस पानी कर दिया, तो मेरे को बताओ पीएच ऑफ वाटर क्या 7 रहेगा? पीएच ऑफ वाटर क्या होता है मेरे को ये बताओ। इज दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है? ठीक है, तो पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। यही है, सही है? यस सर। तो अगर ये पीएच मैं निकालना चाह रहा हूं एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो नेगेटिव लॉग ऑफ ये तो यही रहेगा H पॉजिटिव आयन, यही रहेगा ना, एट 100 डिग्री सेल्सियस। सही है? ये लाइन सही लिखी है? हाँ बेटा, घबराइए मत, चेंज होने पे भी सेम रहेगा पीएच का फॉर्मूला? फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, टेम्परेचर से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, फॉर्मूला सेम रहने वाला है। पीएच बदल जाएगा बस, फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा किसी भी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा। ये आपके पास में पतीला है, चेंज हो जाएगी क्या बेटा? सर, कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी टेम्परेचर चेंज। हाँ वही बता रहा हूँ, देखो ये आपके पास पतीला है, और इस पतीले को आप कर रहे हैं गर्म, और इसमें H पॉजिटिव आयन 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी? 10⁻⁻7 थी। ठीक है, क्लियर है? 1 लीटर पानी था ये। यस, क्लियर है? यस सर। तो कम हो जाएगी अगर वो सुनो बेटा सुनो एक बारी, मैं जहां लेके जाना चाहता हूँ पहले वहां मेरी बात पहले सुनो, फिर मैं आपकी भी सुनूंगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वाटर जो है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटता फूटता रहता है। ठीक है, कभी टूट जाता है कभी जुड़ जाता है, ये भी क्लियर है? यस। ठीक है, तो अब जरा देखो, इतना क्लियर होने के बाद अब एक चीज हम पढ़ते हैं, उसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं इसको पार्टीशन कर लूं। अगर मैं ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर यहां से बढ़ रहा है, ये लो लाल आग हो चुकी है, अब लाल कर दिया मैंने, पतीले को भी लाल कर दिया है ना, ये लो लाल हो गया नीचे से पतीला, रेड। अभी क्या होगा, अब ये जो डिसोसिएशन है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिसोसिएशन बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? ये अल्फा की वैल्यू मान के चलो पहले थी 0.1, अभी अल्फा की वैल्यू यानी सेम रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिसोसिएशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो ये अल्फा अभी हो गया मान के चलो 0.3,
यस बेटा, ये कंफर्म हुआ। यस सर। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वाटर अब ज्यादा टूट रहा है, ज्यादा टूट रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर एट मान लो 100 डिग्री है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी ज्यादा टूट रहा है। भाई पानी ज्यादा टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा बनेगा, OH भी ज्यादा बनेगा, दोनों ज्यादा बनेंगे। यस सर। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इस 25 को मैंने यहां से उड़ा दिया और मैंने यहां पे लिख दिया 100, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? तो मान Yes. लो वो 10 रेज पावर -3 हो गई, ये बढ़ गई कि ज्यादा हुई, मेरे को ये बताओ पहले तो। सर इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई, समझ में आ गया हो, तो ये बढ़ गई। अब इसका पीएच निकालना मेरे को, तो पीएच एट 100 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव लोग करेंगे, किसका नेगेटिव लोग करेंगे? 10⁻³ का, 1 लीटर में ही है ना ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। क्या मैं सर सही कर रहा हूँ? आ जाएगा ना फिर? हाँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यस सर। तो Yes. 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या आ जाएगा? -3 इधर आ जाएगा, तो +3 आ गया, बस बात खत्म है। log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पीएच ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? Sir 3. 3। 3। तो क्या वाटर एसिडिक हो गया क्या? मुझे ये बताओ अब। Yes sir. नहीं, नो सर। न्यूट्रल ही रहेगा। यही एक पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूं। क्यों? OH भी तो उतना ही रहेगा ना। इसी पानी में OH की कंसंट्रेशन, अब देखो जरा, OH की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ होगी, जितना H बनेगा उतना ही तो OH, पानी से ही तो टूटा था ये, हाँ के ना? यस सर। Yes तो sir. इसका मतलब कंसंट्रेशन OH की भी उतनी ही है, तो यानी कि वाटर का पीएच तो 3 हो जाएगा, बट 3 पीएच पर क्या होगा? एट 3 पीएच, अब ये याद रखना, एट 3 pH नाउ द न्यूट्रल, सॉरी इसको फिर से लिखते हैं, है ना, एट 3 pH न्यूट्रल पॉइंट विल बी लिखे क्या? विल बिकम, नया न्यूट्रल पॉइंट आ गया। यानी कि 3 H पॉजिटिव आयन है तो 3 ही OH नेगेटिव आयन है, 3 मोल ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नया न्यूट्रल पॉइंट बन गया। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप कोई एसिड देख रहे हो ना, पानी में ही घुलता है एसिड, तो उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻³ तो इससे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई, पीएच की वैल्यू इससे कम हो गई, यानी अब पीएच 2 होगा, तो क्या होगा? वाटर क्या होगा? वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। मतलब इसी देखो, इसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूं, एसिड डाल रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही एसिड डाल दिया, तो अब क्या होगा? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना, तो वो मान लो कंसंट्रेशन 10⁻² हो गई, ठीक है, एसिड के डालने से। ये क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब अब हम कहेंगे कि पीएच 3 से नीचे वाला पीएच क्या होता है? एसिडिक। एसिड। 3 से ऊपर वाले बेसिक, 3 से नीचे वाले एसिडिक। ये बात समझ में आ गई? यस। फिर हम 3 को रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। हाँ, ये बदल जाएगा, रेफरेंस पॉइंट 3 बदल जाएगा, क्योंकि पीएच अब 3 पर न्यूट्रल होता है। कोई भी चीज 100 डिग्री पर 3 पर न्यूट्रल होती है, कोई भी चीज 3 से नीचे एसिडिक है, 3 से ऊपर बेसिक है। और याद रखना, अब ये मत सोचना कि 0 से नीचे कुछ हो नहीं सकता, 0 से नीचे भी एसिड हो सकता है। समझ में आ रहा है? माइनस में एसिड की कंसंट्रेशन आ सकती है, और 14 से ऊपर भी बेस हो सकता है, 15 भी बेस हो सकता है पीएच का। क्लियर है ना? यस सर। 0 से 14 जो आपको बताया गया, वो तो एक नॉर्मल रेंज बताएगी, उससे पार इधर और इधर दोनों तरफ कुछ भी हो सकती है रेंज, ठीक है। तो हाईएस्ट जो एसिड और बेस हैं वो रेंज पार कर सकते हैं, 0 से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, नो डाउट टू इट। तो बट वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन मुझे सिर्फ ये समझाना था कि पीएच की रेंज बदल जाएगी। समझ गए बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पर पीएच, है ना? तो ये बात समझ में आ गई होगी? यस सर। ठीक है। सर फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 हमारा रेफरेंस हो गया ना फिर? हाँ, यानी कि आप जब भी ये बात करते हो तो 25 डिग्री को दिमाग में रखो। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 25 डिग्री को भूल जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमेशा pH 7 होगा तभी न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन। वो ये नहीं याद रखते कि 25 डिग्री पर है ये, तो अगर वो टेम्परेचर बदल देगा तो न्यूट्रल पॉइंट बदल जाएगा अपना, ठीक है।
तो यहां मैं उसको फिर से लिख रहा हूं पीएच एट सर ऐसे ही 100 वाटर डिग्री की सेल्सियस। डेंसिटी की केस में भी होता है ना, 4 डिग्री पे वाटर सबसे जी ज्यादा डेंस होता है। हाँ, बस वो कह सकते हो, ठीक है बिल्कुल। सो द न्यूट्रल पॉइंट इज नाउ इक्वल टू 3। नया न्यूट्रल पॉइंट 3 होगा भाई, इससे नीचे जो है एसिड होगा, इससे ऊपर जो है बेस होगा। यस बेटा, ये समझ में आ गया। यस सर। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो मैंने स्लाइड में लिखा है ये सही डाटा नहीं है, तो मेरे को नेट से कोई चेक करके बता सकता है कि सही डाटा क्या है। 100 डिग्री के ऊपर पीएच ऑफ वाटर, जल्दी से बताओ। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ। एट 100 डिग्री पीएच ऑफ वाटर 6.14। 6.14 है, ठीक है। हमने तो 3 कहा था ना, वो गड़बड़ कर दिया। जो भी है 3 नहीं, वो 6.14। देखो 3 से भी ज्यादा हो गया, तो ये 6.14। तो कैसे करूं भाई, कैसे करूं इसको? ऊपर पावर ही 6.14 हो जाएगी, है ना। यस सर। कंसंट्रेशन भी 6.14 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। चलो मैं डाटा सही कर देता हूँ। 6.14, इसको भी मिटा देते हैं, इससे भी मिटा देते हैं। वाटर का टेम्परेचर 0 भी हो जाएगा तभी भी चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कम होगा तब भी। 6.14, ठीक है, माइनस 6.14, यहाँ पर भी -6.14, ये भी माइनस, यानी ये 6.14 हो जाएगा ना। तो ये 6.14। यस बेटा, क्लियर। अब थोड़ा सही डाटा लिखें, वो yes. ज्यादा बेटर रहता है ना। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस। ठीक है, तो आपको समझ में आए कि भई ये क्या कहानी है। तो अल्फा की वैल्यू बदल जाएगी, इसको हम रब कर देते हैं, ताकि आपको जो वो मिलेगा ना। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको कॉमन लग रहा है, लेकिन बाद में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जब आप नोट्स देखोगे तो ये आ गया 6.14, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो नेट से सिर्फ एक डाटा देखा है, लेकिन वो डाटा सही होना चाहिए। यस बेटा, क्लियर है, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यस सर। इसको याद करना आपको कि ये कैसे निकला है। थोड़ा मेंटली स्ट्रेस देके कि हाँ H पहुंचवाने की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो OH की भी बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी, और इस तरह से दोनों के दोनों ये रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ देखो, अब एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर pH 7 होता है, pH 7 को न्यूट्रल माना जाता है। तो ये लाइन लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इस लाइन के लिए मैंने इतनी सारी कहानी बताई आपको, ठीक है। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। pH अगर लेस देन 7 हो या POH, pH लेस देन 7 है तो क्या होता है, एसिडिक होता है। यस 7 से कम। POH अगर 7 से ज्यादा हो, अब ये भी उल्टा हो जाएगा इसका। POH अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा अगर OH है तो भी एसिडिक होगा। आप कहोगे 7 से ज्यादा तो बेस होता है सर। वो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 7 से ज्यादा हो ना, तब बेस होता है। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 7 से ज्यादा होगी तो एसिड ही होगा। समझ में आया। यस सर। तो ये ध्यान से कर लेना। pH 7 है तो हमें पता न्यूट्रल होता है, POH 7 है वो तो इक्वल ही है। pH ग्रेटर देन 7 है तो क्या होता है, बेस होता है। और POH लेस देन 7 होगा, फिर उल्टा हो जाएगा POH। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ H पॉजिटिव आयन अगर बढ़ेगी तो वो एसिडिक होगा, अगर वो OH नेगेटिव आयन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो वो बेस हो जाएगा। बस इतना ही है, क्लियर है। यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द आंसर फॉर प्योर वाटर। pKw इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये pKw क्या भला होती है? KW याद है? KW KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। pKw क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी 10⁻⁻14 का नेगेटिव लॉग है। सीधी सी बात, KW पता है ना क्या होता है। यस सर। तो pKw क्या हो जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। pKw 14 होता है। सर अब ये फिर हाँ, ये भी बदल जाएगा, ये 25 पर ही है। तो देखो, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब ये चीज आपको सोचनी है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू थी ये, है ना। तो अगर ये बढ़ रहा है तो असलियत में अगर KW बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव में क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप यस इसको इंक्रीज कर रहे हो तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज करने पर तो उल्टा होना चाहिए, यस। है ना, ऐसा कुछ। तो इसको अब ध्यान से सोच के मुझे बताइए आंसर क्या होगा। मुझे आंसर चाहिए।
पहला ऑप्शन का आंसर क्या होगा? सर ट्रू होगा ये। यस, दैट विल बी द ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू होने वाला है। ओके, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? वही केडब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये इसी को एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट भी केडब्ल्यू की बारी होती है, केडब्ल्यू होता है अल्फा कांस्टेंट। नहीं होता एब्सोल्यूट डिसोसिएशन? अल्फा केडब्ल्यू को बोलते हैं बेटा, अल्फा नहीं। अल्फा होता है, केडब्ल्यू होता है। आई थिंक केडब्ल्यू होता है, मुझे जो याद है केडब्ल्यू है। आप अल्फा को समझ के भी कर लो। तो ये मेरे को ये पॉइंट बताओ पहले कि ये सही है कि गलत है, मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहली बात। ये भी सही होगा, बट ये ये सब अल्फा, करेक्ट होगा ना बी वाला? हाँ ये करेक्ट है। नेक्स्ट, केडब्ल्यू इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज करने पर टेम्परेचर केडब्ल्यू इंक्रीज नहीं होता है, वो ऊपर आ चुका है। डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है? वो इंक्रीज होता है, तो ये गलत है। ठीक है, बोथ पीएच पीओएच डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है? डिक्रीज होगा तभी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब पीएच डिक्रीज होगा। उल्टा होगा ना, ये भी सही है। यस, क्लियर है बेटा? ए बी डी आर द करेक्ट आंसर। ए बी डी करेक्ट आंसर्स हैं। एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेंपरेचर। एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट केडब्ल्यू है बेटा, मैंने कहा था सही है। ओके सर। सर वो डिसोसिएशन था ना, तो मुझे लगा अल्फा। नहीं, हाँ वो डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा भी होता है, लेकिन एब्सोल्यूट जिसके आगे लगाओ वो केडब्ल्यू होता है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? दैट्स इट, और बस हो गया, बस इतना ही अभी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। अब किसी को कोई डाउट है तो डाउट बताइए, मैं आपकी अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, नो सर। नो डाउट।